भारतीय संविधान के संदर्भ में आज हम देखेंगे भाग 3 मूल अधिकार साधारण। तो अनुच्छेद 12 परिभाषा, अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। समता के अधिकार के अंतर्गत धारा अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18। तो अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, 17 अस्पृश्यता का अंत, 18 उपाधियों का अंत। स्वातंत्र अधिकार में देखते हैं अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। अनुच्छेद 19 वाक स्वातंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद 23 और 24। तो अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात्संग का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धारा 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार में अनुच्छेद 29, 30 और 31। तो अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। और अनुच्छेद 31 जो है वो निरसित है। कुछ विधियों की व्यावृत्तियां। तो अनुच्छेद 21 का, 31 का, 31 ख, 31 ग और 31 घ। तो 31 क में संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्तियां। अनुच्छेद 31 ख कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। अनुच्छेद 31 ग कुछ निदेशक तत्वों का प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्तियां। और 31 घ निरसित है। सांविधिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार। और धारा 32 का अनुच्छेद 32 का निरसित है। भाग 3 मूल अधिकार साधारण। तो हम देख रहे हैं संवैधानिक उपबंध अनुच्छेद 12। इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य के अंतर्गत भारत सरकार की और संसद तथा राज्य में प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी आते हैं। तो अनुच्छेद 12 जो है वो उपबंध करती है परिभाषा, जहां पे राज्य की परिभाषा दी गई है। अब देखें अनुच्छेद 13। तो अनुच्छेद 13 जो है वो मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। तो खंड 1 जो है, इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत हैं। खंड 2 राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती हो या न्यून करती है। और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। खंड 3 इस अनुच्छेद में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, क विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा है। तो यहाँ पे विधि जो सम्मिलित करता है वो आपको बताया गया है कि अध्यादेश, आदेश,
उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा। तो उपखंड ख देखते हैं कि प्रवृत्ति विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले पारित या बनाई गई विधि जो पहले ही निर्सित नहीं कर दी गई है, चाहे ऐसी कोई विधि या उसका कोई भाग या उस समय पूर्णता या विशिष्ट क्षेत्रों में प्रवर्तन में नहीं है। खंड 4, इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए इस संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होगी। तो समता के अधिकार में हम देखेंगे अनुच्छेद 14 से 18 तक। तो अनुच्छेद 14 जो है वो विधि के समक्ष समता का उपबंध करती है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। तो खंड 1 राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। खंड 2 कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर उपखंड क दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या उपखंड ख पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। खंड 3 इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। खंड 4 इस संविधान की या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिक के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। खंड 5 इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड 6 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए विधि द्वारा कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी, जहां तक ऐसे विशेष उपबंध अनुच्छेद 30 के खंड 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों से भिन्न है। शिक्षा संस्थाओं में जिनके अंतर्गत प्राइवेट शिक्षा संस्थाएं भी हैं, चाहे वे राज्य से सहायता प्राप्त हों या नहीं, प्रवेश से संबंधित है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। तो खंड 1 राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। खंड 2 राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान या निवास या इनमें से किसी आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न ही उससे कोई विभेद किया जाएगा। खंड 3 इस अधिनियम की कोई बात संसद को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो किसी राज्य या संघ राज्य की सरकार के या उनमें से किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन वाले किसी वर्ग या वर्गों के पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में ऐसे नियोजन या नियुक्ति से पहले उस राज्य या संघ राज्य के भीतर निवास विषयक कोई अपेक्षा विहित करती है। खंड 4 इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिसका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों में आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। खंड 4 का इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में किसी वर्ग या वर्गों में के पदों पर पारिणामिक ज्येष्ठता सहित प्रोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। 4ख खंड 4ख इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को किसी वर्ष में किन्हीं न भरी गई ऐसी रिक्तियों को जो खंड 4 या खंड 4 के अधीन दिए गए आरक्षण के लिए किसी विशेष उपबंध के अनुसार उस वर्ष में भरी जाने के लिए आरक्षित हैं,
किसी उत्तरवर्ती वर्ष या वर्षों में भरे जाने के लिए पृथक वर्ग की रिक्तियों के रूप में विचार करने से निवारित नहीं करेगी और ऐसे वर्ग की रिक्तियां पर उस वर्ष की रिक्तियों के साथ जिनमें वे भरी जा रही हैं, उस वर्ष की रिक्तियों की कुल संख्या के संबंध में 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा का अवधारण करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा। खंड 5 इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी जो यह उपबंध करती है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप से संबंधित कोई पदधारी या उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म का मानने वाला या विशिष्ट संप्रदाय का ही हो। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप से आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। खंड 1 राज्य, सेना या विधि संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। खंड 2 भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। खंड 3 कोई व्यक्ति जो भारत सरकार का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास कि किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। खंड 4 राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। स्वातंत्र का अधिकार। अनुच्छेद 19 वाक स्वातंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। तो अनुच्छेद 19 खंड 1 सभी नागरिकों को उपखंड क वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति स्वातंत्र का, ख शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का, ग संगम या संघ या सरकारी सोसाइटी बनाने का, घ भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का और अंग भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का, छ कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार का अधिकार होगा। खंड 2 खंड 1 के उपखंड क में कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग में भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय अवमानन, मानहानि, अपराध उद्दीपन के संबंध में युक्त निर्बंधन जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगा या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगा। खंड 3 उक्त खंड के उपखंड ख की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग में भारत की प्रभुता और अखंडता और लोक व्यवस्था के हितों में युक्त निर्बंधन जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली विधि कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। खंड 4 उक्त खंड के उपखंड ग की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग भारत की प्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था या सदाचार के हितों में युक्त निर्बंधन जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी, वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। खंड 5 उक्त खंड के उपखंड ग और उपखंड अंग की कोई बात उक्त उपखंडों द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों में या किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए युक्त निर्बंधन जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। खंड 6 उक्त खंड के उपखंड 6 की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों में युक्त निर्बंधन जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी, वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी और विशिष्टतया उक्त खंड की कोई बात कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार के लिए आवश्यक वृत्ति या तकनीकी अर्हताओं से और दूसरा राज्य द्वारा राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी निगम द्वारा कोई व्यापार, कारोबार, उद्योग या सेवा नागरिकों का पूर्णतः भागता अपवर्जन करके या अन्यथा चलाए जाने से
जहां तक कोई विद्यमान विधि संबंध रखती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या इस प्रकार संबंध रखने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो खंड 1 कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उससे ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण नहीं किया गया है या उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रवृत्ति विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी। उपखंड 2 किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। खंड 3 किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 21 का शिक्षा का अधिकार। राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उपबंध करेगी। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। तो खंड 1 किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा या अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। उपखंड 2 प्रत्येक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और ऐसे किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। खंड 3 खंड 1 और खंड 2 की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो तत्समय शत्रु अन्य देशी है या ख निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन गिरफ्तार या निरुद्ध किया गया है। खंड 4 निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि किसी व्यक्ति का 3 मास से अधिक अवधि के लिए तब तक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी जब तक कि क ऐसे व्यक्ति से जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या न्यायाधीश रहे हैं या न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अहरित हैं मिलकर बने सलाहकार बोर्ड ने 3 मास की उक्त अवधि की समाप्ति से पहले यह प्रतिवेदन नहीं दिया है कि उसकी राय में ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त कारण है। परंतु इस खंड की कोई बात किसी व्यक्ति का उस अधिकतम अवधि से अधिक अवधि के लिए निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी जो खंड 7 के उपखंड ख के अधीन संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा विहित की गई है। उपखंड ख ऐसे व्यक्ति का खंड 7 के उपखंड क और उपखंड ख के अधीन संसद द्वारा बनाई गई विधि के उपबंधों के अनुसार निरुद्ध नहीं किया जाता है। हम देख रहे थे अनुच्छेद 22। तो इसी क्रम में देखते हैं कि खंड 5 जो है वो निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण में किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जाता है तब आदेश करने वाला प्राधिकारी यथाशक्य शीघ्र उस व्यक्ति को यह संसूचित करेगा कि वह आदेश किन आधारों पर किया गया है और उस आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए शीघ्र अवसर देगा। खंड 6 में देखें कि खंड 5 में किसी बात से ऐसा आदेश जो उस खंड में निर्दिष्ट है करने वाले प्राधिकारी के लिए ऐसे तथ्यों को प्रकट करना आवश्यक नहीं होगा जिन्हें प्रकट करना ऐसे प्राधिकारी
के लोकहित के विरुद्ध समझता है। लोकहित के विरुद्ध समझता है। खंड 7 संसद विधि द्वारा विहित कर सकेगी कि क किन परिस्थितियों के अधीन किस वर्ग या वर्गों के मामलों में किस व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन 3 मास से अधिक अवधि के लिए खंड 4 के उपखंड क के उपबंधों के अनुसार सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना निरुद्ध किया जा सकेगा। उपखंड ख किसी वर्ग या वर्गों के मामलों में कितनी अवधि के लिए किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन निरुद्ध किया जा सकेगा। उपखंड ग खंड 4 के उपखंड क के अधीन की जाने वाली जांच में सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया क्या होगी। अब देखिए अनुच्छेद 23, तो मानव के व्यापार, दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। तो खंड का मानव का दुर्व्यापार और बेगार इसी प्रकार का अन्य बलात्श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। खंड 2 इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति, वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। तो 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने, खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। अगला अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो अनुच्छेद 25 जो है वो अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और व्यवहार करने की स्वतंत्रता के बारे में उपबंध करता है। तो खंड 1 लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। खंड 2 इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसे विद्यमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो उपखंड का धार्मिक आचरण से संबद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निर्बंधन लगाती है। उपखंड ख सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए सार्वजनिक प्रकार के हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध करती है। स्पष्टीकरण 1 कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के लिए के मानने का अंग समझा जाएगा। अब इसी क्रम में स्पष्टीकरण 2 देखते हैं कि खंड 2 के उपखंड ख में हिंदुओं के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत सिख, जैन, बौद्ध धर्म के मानने वाले व्यक्तियों के प्रति निर्देश है और हिंदुओं की धार्मिक स्वतंत्र संस्थाओं के प्रति निर्देश का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 26 जो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय उसके किसी अनुभाग को धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का, ख अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का, जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व करने का और ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा।
अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। तो किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से विनियोजित किए जाते हैं। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। तो खंड का राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। खंड 2 खंड 1 में कोई बात ऐसी शिक्षा संस्थाओं को लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है, किंतु जो किसी ऐसे विन्यास या न्यास के अधीन स्थापित हुई है जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। खंड 3 राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने वाली शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या ऐसी संस्था में या उससे संलग्न स्थान में की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति ने या यदि वह अवयस्क है तो उसके संरक्षक ने इसके लिए अपनी सहमति नहीं दे दी हो। अब देखते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। खंड 1 भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के लिए किसी अनुभाग को जिनकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। और खंड 2 राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो खंड 1 धर्म या भाषा के पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। खंड 1 में विनिर्दिष्ट किसी अल्पसंख्यक वर्ग का स्थापित और प्रशासित शिक्षा संस्थान की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधि बनाते समय राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए ऐसी विधि द्वारा नियत या उसके अधीन अवधारित रकम इतनी हो कि उस खंड के अधीन प्रत्याभूत अधिकार निर्बंधित या निराकृत न हो जाए। खंड 2 शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। अनुच्छेद 21 संपत्ति का अनिवार्य अर्जन संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 6 द्वारा निर्देशित है। कुछ विधियों की व्यावृत्ति। तो देखिए अनुच्छेद 31 का संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्तियां। तो खंड 1 अनुच्छेद 13 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी संपदा के या उसमें किसी अधिकारों के राज्य द्वारा अर्जन के लिए किन्हीं ऐसे अधिकारों के निर्वापन या उसमें परिवर्तन के लिए। किसी संपत्ति का प्रबंध लोकहित में या उस संपत्ति का उचित प्रबंध सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परिसीमित अवधि के लिए राज्य द्वारा लिए जाने के लिए। या 2 या अधिक निगमों को लोकहित में या उन निगमों में से किसी का उचित प्रबंध सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समामेलित करने के लिए। और निगमों के प्रबंध अभिकर्ता, सचिवों और कोषाध्यक्षों, प्रबंध निदेशकों और प्रबंधकों को किन्हीं अधिकारों या उनके शेयर धारकों के मत देने के किन्हीं अधिकारों के निर्वापन या उसमें परिवर्तन करने के लिए। या किसी खनिज या खनिज तेल की खोज करने में उसे प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए किसी करार, पट्टे या अनुज्ञप्ति के आधार पर प्रोद्भूत होने वाले किन्हीं अधिकारों के निर्वापन या उसमें परिवर्तन करने के लिए किसी ऐसे करार, पट्टे, अनुज्ञप्ति के समय से पहले समाप्त करने या रद्द करने के लिए उपबंध करने वाली विधि इस आधार पर शून्य नहीं समझी जाएगी कि वह अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में किसी से असंगत है या उसे छीनती है या उसका
न्यून करती है। परंतु जहां ऐसी विधि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि है, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध उस विधि को तब तक लागू नहीं होगी जब तक ऐसी विधि को जो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखी गई है उसकी अनुमति प्राप्त नहीं हो गई हो। परंतु यह और कि जहां किसी विधि में किसी संपदा के द्वारा अर्जन के लिए कोई उपबंध किया गया है और जहां उसमें समाविष्ट कोई भूमि किसी व्यक्ति को अपनी जोत में, वहां राज्य के लिए ऐसी भूमि ऐसे भाग को जो किसी तत्समय प्रवृत्ति विधि के अधीन उसको लागू अधिकतम सीमा के भीतर है, या उस पर निर्मित या उससे अनुलग्न किसी भवन या संरचना को अर्जित करना या उस दशा के सिवाय विधि पूर्ण नहीं होगा जिस दशा में ऐसी भूमि भवन संरचना के अर्जन से संबंधित विधि पर दर से प्रतिकर के संदाय के लिए उपबंध करती हो जो उसके बाजार मूल्य से कम नहीं होगी। खंड 2 इस अनुच्छेद में खंड का संपदा पद का किसी स्थानीय क्षेत्र के संबंध में वही अर्थ है जो उस पद का उसके समतुल्य स्थानीय पद उस क्षेत्र में प्रवृत्त भूधृतियों से संबंधित विद्यमान विधि में और उसके अंतर्गत पहला कोई जागीर, इनाम, मुनाफी अथवा वैसा ही अन्य अनुदान तमिलनाडु और केरल राज्यों में कोई जन्मम अधिकार भी हो और रैयत बाड़ी बंदोबस्त के अधीन धृत कोई भूमि भी हो, और तीसरा कृषि के प्रयोजन के लिए उसके सहायक प्रयोजन के लिए पट्टे, धृत या पट्टे पर दी गई कोई भूमि भी उसके अंतर्गत बंजर भूमि, वन भूमि, चारागाह या भूमि के कृषकों, कृषि श्रमिकों और ग्रामीण कारीगरों के अधिभोग के भवनों और अन्य संरचनाओं के स्थल हैं। ख अधिकार पद के अंतर्गत किसी संपदा के संबंध में किसी सत्वधारी, उपसत्वधारी, अवर सत्वधारी, भूधृति धारक, रैयत, अवर रैयत या अन्य मध्यवर्ती में निहित कोई अधिकार और भू राजस्व के संबंध में कोई अधिकार या विशेषाधिकार होंगे। अब देखते हैं अनुच्छेद 31 ख। तो अनुच्छेद 31 ख में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता। तो अनुच्छेद 31 ख है वो बताती है कि कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण। तो अनुच्छेद 31 क में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना 9वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमों और विनियमों में से उसके उपबंधों में कोई इस आधार पर शून्य या कभी शून्य हुआ नहीं समझा जाएगा कि वह अधिनियम, विनियम या उपबंध इस भाग में किन्हीं उपबंधों द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत है या उसे छीनता है या उसे न्यून करता है, और किसी न्यायालय या अभिकरण के किसी प्रतिकूल निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी उक्त अधिनियमों और विनियमों में से प्रत्येक उसे निरसित या संशोधित करने के किसी सक्षम विधानमंडल की शक्ति के अधीन रहते हुए प्रवृत्त बना रहेगा। अनुच्छेद 31 ग कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्तियां। तो अनुच्छेद 13 में किसी बात के होते हुए भी कोई भी विधि जो भाग 4 में अभिकथित सभी या किन्हीं तत्वों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य की नीति को प्रभावित करने वाली है, इस आधार पर शून्य नहीं समझी जाएगी कि वह अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत है या उन्हें छीनती है या न्यून करती है। और कोई विधि जिसमें यह घोषणा है कि वह ऐसी नीति को प्रभावी करने के लिए है, किसी न्यायालय में इस आधार पर प्रश्नगत नहीं होगी की जाएगी कि वह ऐसी रीति को प्रभावी नहीं करती है। परंतु जहां ऐसी विधि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई है, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध उस विधि को तब तक लागू नहीं होंगे जब तक ऐसी विधि को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखी गई है उसकी अनुमति प्राप्त नहीं हो गई हो। देखिए अनुच्छेद 31 घ यह निरसित है। राष्ट्र विरोधी क्रियाकलाप के संबंध में विधियों की व्यावृत्ति। तो संविधान के 43वें संशोधन अधिनियम 1977 की धारा 2 द्वारा 13/4/1978 से निरसित है। अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो देखिए इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवृत्त कराने के लिए उपचार।
तो अनुच्छेद 32 खंड 1 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया जाता है। खंड 2 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय को ऐसे निर्देश या आदेश या रिट जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार, परीक्षा और उत्प्रेषण रिट हैं, जो भी समुचित हो निकालने की शक्ति होगी। खंड 3 उच्चतम न्यायालय को खंड 1 और खंड 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संसद उच्चतम न्यायालय द्वारा खंड 2 के अधीन प्रयोक्तव्य किन्हीं या सभी शक्तियों का किसी अन्य न्यायालय को अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रयोग करने के लिए विधि द्वारा सशक्त कर सकेगी। और खंड 4 इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस अनुच्छेद द्वारा प्रत्याभूत अधिकार निलंबित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 32 का राज्य विधियों की संवैधानिक वैधता पर अनुच्छेद 32 के अधीन कार्यवाहियों में विचार न किया जाना संविधान के 43वां संशोधन अधिनियम 1977 की धारा 3 द्वारा 13/4/1978 से निरसित। देखते हैं अनुच्छेद 33 कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति। तो संसद विधि द्वारा अवधारण कर सकेगी कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से कोई क सशस्त्र बलों के सदस्यों को और ख लोक व्यवस्था बनाए रखने का भार साधन करने वाले बलों के सदस्यों को या ग आसूचना या प्रति आसूचना के प्रयोजनों के लिए राज्य द्वारा स्थापित किसी ब्यूरो या अन्य संगठन में नियोजित व्यक्तियों को या घ खंड क से खंड ग में निर्दिष्ट किसी बल, ब्यूरो या संगठन के प्रयोजनों के लिए स्थापित दूरसंचार प्रणाली में या उसके संबंध में नियोजित व्यक्तियों को लागू होने में किस विस्तार तक निर्बंधित या निराकृत किया जाए जिससे उनके अधिकारों का उचित पालन हो और उसमें अनुशासन बना रहना सुनिश्चित रहे। अनुच्छेद 34 जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन। तो अनुच्छेद 34 इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा संघ या किसी राज्य की सेवा में किसी व्यक्ति की या किसी अन्य व्यक्ति की किसी ऐसे कार्य के संबंध में क्षतिपूर्ति कर सकेगी जो उसने भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी ऐसे क्षेत्र में जहां सेना विधि प्रवृत्ति थी व्यवस्था के बनाए रखने या पुनः स्थापन के संबंध में किया है या ऐसे क्षेत्र में सेना विधि के अधीन पारित दंडादेश, दिए गए दंड, आदिष्ट संपहरण या किए गए अन्य कार्य को विधि मान्य कर सकेगी। अनुच्छेद 35 इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। तो इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद को यह शक्ति होगी कि किसी राज्य के विधानमंडल को शक्ति नहीं होगी कि वह जिन विषयों के अनुच्छेद 16 के खंड 3 के अनुच्छेद 32 के खंड 3 अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34 के अधीन संसद विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी उनमें से किसी के लिए, और दूसरा किसी कार्यों के लिए जो इस प्रकार इस भाग के अधीन अपराध घोषित किए गए हैं दंड विहित करने के लिए विधि बनाने, और संसद इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात यथाशक्य शीघ्र ऐसे कार्यों के लिए जो उपखंड 2 में निर्दिष्ट हैं दंड विहित करने के लिए विधि बनाएगी। ख खंड क के उपखंड 1 में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी से संबंधित या उस खंड के उपखंड 2 में निर्दिष्ट किसी कार्य के लिए दंड का उपबंध करने वाली कोई प्रवृत्ति विधि जो भारत के राज्य क्षेत्र में संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रवृत्ति थी उसके निबंधनों के और अनुच्छेद 372 के अधीन उसमें किए गए किन्हीं अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक उसका संसद द्वारा परिवर्तन, निरसन या संशोधन नहीं कर दिया जाता है। स्पष्टीकरण
इस अनुच्छेद में प्रवृत्ति विधि पद का वही अर्थ है जो अनुच्छेद 372 में है। धन्यवाद।